बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने परमाणु जो संरचना है, जो अलग अलग साइंटिस्टों ने परमाणु की जो संरचना दी, परमाणु के बारे में जो बताया, जो चैप्टर चल रहा है परमाणु और अणु के बारे में, तो आप लोगों ने पहले थॉमसन के बारे में देखा, डाल्टन के बारे में देखा, रदरफोर्ड के बारे में देखा। आज अपने बात करेंगे एक नया साइंटिस्ट लेकर आए हैं, नील्स बोर। तो आज अपने जो नील्स बोर ने जो परमाणु का सिद्धांत क्या दिया, नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना क्या दी 1913 के अंदर, आज उसके बारे में अपने जानेंगे। जैसे मैं अपने जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप लोगों को ऐसी संरचना बनाने दिखाई होगी कि एक कक्षा होती है k एलिमेंट और उनके लिए n का मान भी बताया था, तो वैसे ही मैं आज थोड़ा सा और डिटेल से इसको बताना चाहूंगा। तो नील्स बोर ने परमाणु के बारे में क्या बोला कि भाई, पहली बात उन्होंने बोला कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि भाई जो बीच वाला जो भाग होता है किसी भी परमाणु का, तो उसके अंदर जैसे नाभिक है, तो ये नील्स बोर ने भी यही बात बोली कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र यानी बीच वाले भाग में, एकदम मिड सेंटर पर, एकदम बीच वाले भाग पे होता है, उस भाग को बोला जाता है नाभिक। दूसरी बात करें कि भाई नाभिक में, यानी बीच वाले की बात कर रहा हूं मैं, नाभिक में धनावेशित कण जो है वो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो नील्स बोर ने दूसरी बात ये बोली कि भाई इस नाभिक के अंदर धनावेशित यानी पॉजिटिव जो भाग है वो कण यानी प्रोटॉन कण उपस्थित होते हैं। तीसरी बात करें कि इन्होंने भी, जैसे रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इन्होंने भी यही बात बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इस ये पहली कक्षा मैंने k बनाई है, दूसरी है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, लिखा हुआ है कि पहली कक्षा k है, दूसरी l, तीसरी m और चौथी n। तो निश्चित कक्षा के अंदर ये जैसे बीच वाला जो भाग था वो था नाभिक, इस नाभिक के जस्ट बाहर वाली साइड में एक निश्चित कुछ इलेक्ट्रॉन है वो k में चक्कर लगाएंगे, कुछ है वो l के अंदर लगाएंगे, कुछ है वो m के अंदर लगाएंगे और कुछ है वो n के अंदर चक्कर लगाएंगे। तो पहली बात इन्होंने बोली कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है सर। दूसरी बात कि भाई नाभिक जो है उसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तीसरी बात अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में, कुछ है k में, कुछ l, कुछ m और n के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित चक्कर लगाते रहेंगे। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो उन्होंने क्या बोला, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सेकेंद्रीय रूप से k, l, m, n में व्यवस्थित रहते हैं। मैंने बोला कि ये कक्षाएं जैसे मान सेकेंडरी किसको बोलते हैं कि भाई जैसे कंसेंट्रिकल सर्किल की बात करो, मैथ में भी तुम लोग पढ़ते हो कि भाई ये एक केंद्र है और इसी केंद्र से मैं क्या करूं, एक वर्त बना रहा हूं। दूसरा वर्त यानी केंद्र यही है और उसका मुझे क्या करना है, एक और बड़ा सर्किल बना दिया। तीसरा केंद्र यही है, मैंने एक सर्किल, यानी एक टाइप से सेकेंडरी यानी कंसेंट्रिकल सर्किल, बीच में का केंद्र एक ही है लेकिन कक्षाएं हैं वो गोल 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 चक्कर लगा दी। इनका केंद्र एक ही है लेकिन अलग अलग कक्षाएं हैं। नेक्स्ट बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि जस्ट पास वाले जो कक्षा है उसको नाम दिया गया है k, दूसरी को दिया गया है l, तीसरी l और चौथी n। तो जस्ट पास वाली यानी नाभिक के जस्ट पास में जो कक्षा होगी उसका नाम है k, यानी k कक्षा नाभिक के एकदम पास में होती है। और जो सबसे दूर वाली जो कक्षा होती है k, l, n, n की बात हो, वैसे और भी होती है लेकिन अपने बड़ी क्लासों में ये डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने k, l, m 4 कक्षा ली है। सबसे दूर वाली कक्षा है n और सबसे पास वाली कक्षा है k। तो n का मान बढ़ने पर, यानी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि k के लिए n का मान है वो 1 है, यानी यहाँ पर n का मान होगा 1, l के लिए k का मान होगा 2, इसके लिए होगा 3 और इसके लिए होगा 4। यानी ये बोल रहा है बता कि n का मान बढ़ने के साथ कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है। और एकदम सही बात बोली कि जैसे n का मान 1 है तो ये नाभिक के पास में है, 2 है तो थोड़ा दूर हो गया, 3 है तो और दूर हो गया, 4 है तो और दूर, यानी n का मान बढ़ने के साथ साथ में ये कक्षाएं हैं वो नाभिक से दूर होती जाएगी। पहली वाली कक्षा पास है, दूसरी और दूर, तीसरी और दूर, चौथी और दूर। फिर बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। यानी सबसे पहले बात करें कि n का मान यहाँ पर 1 है तो ऊर्जा का मान कम होगा। दूसरी यानी n का मान बढ़ रहा है, 2 हो गया तो यहाँ पे ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, तीसरे में ऊर्जा का मान और बढ़ जाएगा और चौथे में ऊर्जा का मान और बढ़ जाएगा। तो शायद आपको दिमाग में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी, लास्ट वाली कक्षा में n में, यानी n में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी और सबसे कम ऊर्जा जो है वो किसमें होने वाली है, k के अंदर। यानी k में ऊर्जा का मान सबसे कम होगा और n के अंदर ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक भी यही बोल रहा है कि k जो है वो कक्षा की
K कक्षा की जो ऊर्जा है उसका मान सबसे कम होता है और N कक्षा का जो मान है वो सबसे अधिक। जैसे मैंने अभी बताया कि N का मान है वो नाभिक से बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा और K का मान जो है वहां पर ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। फिर बात करें, कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर सर एक ही कक्षा में, जैसे मान लीजिए K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ही चक्कर लगा रहे हैं, तो सर क्या कुछ ऊर्जा का फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो K के अंदर ही चक्कर लगा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इसी में चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके दोनों की ऊर्जाओं की बात करें तो दोनों के अंदर ऊर्जाओं का मान रहने वाला है समान, कोई अलग नहीं होगा। L की बात करें, L का जरूर अलग होगा, L का जो है वो K से अलग होगा, लेकिन सभी N वाले जो है उनका मान समान। यानी ये कह रहा है कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर, यानी उसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी K पे चक्कर लगा रहा है तो K वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब की ऊर्जा का मान समान होगा। L में कोई चक्कर लगा रहा है तो L वाले में सभी की ऊर्जा का मान समान होगा। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी मोमेंटम जो है h/2 पाई या mvr के गुणज हो। यानी अगर h/h यानी यहाँ पे प्लैंक स्थिरांक है तो h/2 पाई के अगर कोणीय संवेग अगर h/2 पाई के बराबर होगा तभी वो उसके अंदर चक्कर लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। तो ये आज हम लोगों ने बात करी परमाणु सिद्धांत जो लास्ट जो साइंटिस्ट था इस चैप्टर में अपने नील्स बोर का, तो नील्स बोर ने इतनी चीजें बताई, लेकिन फिर भी जो है बोर्स मॉडल की कमियों की बात करें तो इसकी क्या क्या कमियां रहेगी। तो पहली बात, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी अभी तो अपने बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18, 32 इतने इलेक्ट्रॉनों की बात करें, लेकिन आज के टाइम में अपने पास 115 से 118 एलिमेंट है, 115 118 तत्व है। अगर मैं बात करूं 117वें की, बात करें 92 की, बात करें 87 वाले की, तो इनको क्या कहते हैं, जिनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो उनको इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो ये पहली कमी थी। दूसरी बात करें, परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर, यानी कोई परमाणु है वो रासायनिक बंध बनाकर अणु जो बनाता है, तो अणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी ये बोर है वो स्पष्ट नहीं कर पाया था। तो ये बोर मॉडल की 2 कमियां थी। जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो आपने पहले वीडियो देखी तो उसके अंदर आपने देखा था कि किस कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक बार फिर से मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है कि विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, यानी हर एक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डाले जाते हैं। तो इसके लिए किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो होता है सर 2n², 2n²। मैं एक बार फिर से बताता हूं, K के लिए n का मान है 1, L के लिए n का मान है 2, M के लिए n का मान है 3 और N के लिए n का जो मान है वो है 4। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले K कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का देखना चाहता हूँ कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, मैं सूत्र यही यूज करने वाला हूँ 2n²। तो देखिए 2 का 2 आया यहाँ पर, n²। मैं कक्षा निकाल रहा हूँ K का, तो K के लिए n का मान कितना है, मैंने अभी बताया यहाँ पर K के लिए n का मान है वो 1 है, तो मैं n की जगह यहाँ पर 1 लगाने वाला हूँ। तो n² है यानी 1² कर दीजिए, तो 2 का 2 यहाँ पड़ा है, 1² यानी 1 को 1 से गुणा करना है, तो 1 एकम 1, तो 2 एकम हो गया 2। यानी आप K कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो 2। ऐसे ही मैं निकालना चाहूंगा L के लिए, तो L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, जैसे मैंने फॉर्मूला वापस यही लगाया 2n², 2 का 2। अब देखिए सर L के लिए n का मान कितना होने वाला है, ये देखिए L के लिए n का मान है 2, तो मैं यहाँ पे n की जगह 2 लगाने वाला हूँ। 2 का ये 2, n की जगह मैंने 2 लगाया, स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ये 2 का 2 वापस आया, 2 की स्क्वायर हुआ 4 और 4 2 हो गए 8। तो आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं L कक्षा के लिए, यानी आप L के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। फिर बात करें M के लिए, वापस यही सूत्र 2n²। इस बार n का जो मान है वो 3 हो जाएगा और 3² एक ही बच्चे कहते हैं 6, नहीं सर 3² 3 2 यानी 3 को 2 से गुणा नहीं करना। इस 3² का मतलब क्या है कि भाई आपको 3 को गुणा करना है 3 से, तो 3 3 हो गए 9, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 3² 9 और 9 हो गए 18। तो आपके पास m के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 डाल सकते हो। फिर बात करें n के लिए, तो वैसे फॉर्मूला यही होगा 2n²,
2 का 2, n का इस बार मान हो जाना है 4, तो 4 की स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, यानी आपके पास n के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप 32। तो मैं एक बार ये चीज यहाँ पे याद कर लेता हूँ कि k में आप 2 डालोगे, l में डालोगे 8, m में 18 और n के अंदर जो है वो 32, यानी ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जैसे मैंने यहाँ पे मैं एक फिलहाल अपने 9th और 10th क्लास तक के स्टूडेंट है, वैसे 30 तक काम किए हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे 18 तक तत्वों का जिक्र करूंगा। जैसे पहली बात करें हाइड्रोजन की, जैसे अभी आपने लास्ट वीडियो में बोला कि जो तत्व है जितने नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पे आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। तो मैं पहली कक्षा लूंगा k वाली, तो ये मैंने यहाँ पे देखिए पहले k वाली कक्षा ली है, और k के अंदर हाइड्रोजन के पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। बात करूं मैं हीलियम की, हीलियम आता है सर 2 नंबर पे, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस k कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। बात करूं मैं लिथियम, ये आता है 3 नंबर पे, ये 4 पे, 5 पे, ये 6 पे, 7 पे, टोटल 18 लिखे हुए। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली जो कक्षा है इसमें देखिए मैंने सर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए k के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें k में आ गए, पीछे 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़ा है अपने पास। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट कक्षा लेने वाला हूं। और अभी मैंने बताया l के अंदर टोटल आप 8 डाल सकते हो, लेकिन इसके पास बंदा तो एक ही है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा। तो इसमें k में 2, l में 2, इसमें k में 2, 3, k में 2, l में 4, 5, 6, 7, 8। फिर बात करिए यहाँ पे आपने नियोन को देखा, तो नियोन जो है उसके पास k के अंदर 2 है और l के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बात करें सोडियम जो कि आता है 11वें नंबर पे, तो आप क्या करोगे, k के अंदर तो डाल दोगे 2, यानी 11 में से 2 गए, 9 रह गए। बात करूं मैं l की, तो l के अंदर टोटल 8 डाल सकते हो, तो मैंने क्या किया, 9 पड़े हैं मेरे पास, तो मैंने 8 को इसके अंदर सेट कर दिया, पीछे अपने पास फिर भी 1 रह गया, यानी आपने k में डाल दिया है 2, l में डाल दिया है 8, 8 और 2 हो चुके हैं 10। मेरे पास अभी सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़ा है, तो मैं k l m कक्षा लेने वाला हूं जिसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, लेकिन अपने पास तो 1 है तो आप इसमें 1 डाल दोगे। नेक्स्ट वाले में सेम यही रूल लगेगा, 2, 8 और नेक्स्ट वाले में 2 डाल दोगे m के अंदर, इसमें m में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक डाल दोगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर संयोजकता निकालने में बताई कि किसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है, कौन इलेक्ट्रॉन है वो कौन ज्यादा स्थायी होता है। बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 8 हो या पूरा भरा हो तो वो स्थायी होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ, प्रतीकों को कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक तत्व है, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का सूत्र होता है, यानी कार्बन जो तत्व है मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन तत्व है उसको C से लिखते हैं, तो इस तत्व की जगह मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे C लगा। यानी आपके पास कोई भी प्रतीक लिखने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे उस तत्व का प्रतीक लिखिए, यानी C लगाया, नीचे वाली साइड में यहाँ पे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है कि वो कितने नंबर पर आता है आवर्त सारणी के अंदर। जैसे मैंने बात की जैसे कार्बन है, परमाणु क्रमांक यानी कार्बन आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे आता है सर। तो मैं क्या करूंगा, परमाणु क्रमांक की जगह यहाँ पे लिख देगा 6, यानी कार्बन है वो उसका साइन है, तत्व का निशान है, प्रतीक है, चिन्ह है। इसके जस्ट नीचे वाली साइड में यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो परमाणु क्रमांक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऊपर मैंने लिखा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यानी भार की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12, तो वो अपने को लिखना है ऊपर की तरफ। तो जब भी आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चर दिखे तो आप पजल मत होना, ये जो है वो है प्रतीक, नीचे वाली साइड में कार्बन का प्रतीक है, ये नीचे वाली साइड में लिखा है वो है परमाणु क्रमांक, नीचे की तरफ लिखा है, और ऊपर की तरफ आपको जो भी दिखे वो है द्रव्यमान। तो इसी से रिलेटेड मैं 2 टॉपिक और नए आज ऐड करने वाला हूँ, समस्थानिक और समभारिक, आइसोटोप एंड आइसोमास। तो समस्थानिक मैंने यहाँ पे लिखा है, तो समस्थानिक और समभारिक दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा एक अंतर है, याद करने के लिए देखना। आप क्या बोलोगे परिभाषा कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान हो भिन्न भिन्न, वो कहलाते हैं समस्थानिक। यानी जिसमें क्या हो, ऐसे तत्व जिनमें क्या हो, परमाणु संख्या यानी परमाणुओं की जो संख्या वो तो होने वाली है समान, लेकिन उसका द्रव्यमान जो भार है वो भिन्न भिन्न होने वाला है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। और यहाँ पे मुझे पता चला समभारिक, भारिक मतलब भार, भार मतलब वजन, द्रव्यमान, यानी इसमें जाहिर सी बात है नाम से पता चला है समभारिक।
भार समान होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा है द्रव्यमान समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टी है, विपरीत है एक दूसरे के। इसमें क्या है परमाणु संख्या समान, इसमें क्या है परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। इसमें क्या होगा द्रव्यमान भिन्न भिन्न, लेकिन इसमें द्रव्यमान क्या होगा समान। अब आप कहोगे सर हमारे एग्जाम टाइम में पजल हो जाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे याद रखिए सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, द्रव्यमान, यानी इसमें द्रव्यमान भार जो है वो समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, और यहाँ पे क्या होगा द्रव्यमान होगा भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या होगी समान। मैं बात करूं इनके एग्जांपल की, तो देखिए सर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन है उसमें देखिए ये भी मैंने कार्बन का एग्जांपल है, इधर भी कार्बन, तो कार्बन में यहाँ पे देखिए दोनों जगह आपको सेम दिख रहा होगा, यानी इनका जो परमाणु संख्या दोनों की समान है, लेकिन यहाँ पे देखिए द्रव्यमान एक का कितना है 12 और ये कितना है 14, तो ये दोनों जो है वो क्या होंगे कार्बन के समस्थानिक होंगे। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं क्लोरीन का, ये क्लोरीन का सूत्र नीचे देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे भी 17, यानी इसके जो परमाणु क्रमांक है वो दोनों में क्या है समान है, ये भी 17 नंबर पे ये भी 17 पे, लेकिन इसके भार की बात करूं तो एक का भार है 35 35 और एक का है 37 37, तो दोनों का क्या है भार अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान है, तो इसलिए मैं इसको नाम देने वाला हूं समस्थानिक श्रेणी। और नेक्स्ट मैं लूंगा समभारिक, तो समभारिक में क्या होने वाला है द्रव्यमान समान होने वाला है। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कैल्शियम में आर्गन की बात करें, ये कैल्शियम का सूत्र Ca, आर्गन का सूत्र Ar, तो यहाँ पे देखिए इनका जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है, इसका ये आता है 20 नंबर पे और ये आता है 18, यानी ये इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका परमाणु क्रमांक 18। और बात करें इसके द्रव्यमान की तो इसका द्रव्यमान 40, इसका द्रव्यमान भी 40 है, तो दोनों का द्रव्यमान समान है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए मैं इसको काउंट करूंगा समभारिक की श्रेणी। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो चैप्टर है परमाणु सिद्धांत, परमाणु व अणु के बारे में, तो ये अपना 9th क्लास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, इस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सेम यही जो टॉपिक है वो 10th क्लास के अंदर भी है, 7th चैप्टर परमाणु सिद्धांत तत्वों का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसके अंदर भी मैं क्या करने वाला हूं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। धन्यवाद।